कितने अच्छे रंगों का चयन किया गया है इस पेंटिंग में, क्या भावना है इस पेंटिंग की। इस प्रकार सारी भावनाओं को अपने कृतियों के माध्यम से, तूलिकाओं के माध्यम से वो सारा सजीव बना देता है। मुझे जानकारी नहीं थी कि माननीय उत्पाद मंत्री महोदय एक मिनट भैया। बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, राजस्व परिषद के सदस्य श्री आनंद वर्धन सिन्हा जी, निबंधन उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव जिन्होंने आज ही कार्यभार संभाला है, श्री के पाठक जी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री यतीश चंद्रा जी, उत्पाद आयुक्त कुंवर जंग बहादुर जी, बिहार स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक श्रीमती अश्विनी दत्तात्रेय जी, जीविका कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूहों, ग्राम संगठनों से जुड़ी यहाँ उपस्थित दीदियां, पटना कला एवं शिल्प महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, यहाँ उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथिगण, विभिन्न स्कूलों से आई छात्राएं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, देवियों एवं सज्जनों, 2011 से आज के दिन को मद्य निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैंने देखा कि विभाग का नाम है उत्पाद एवं मद्य निषेध, लेकिन उत्पाद पर तो जोर था, मद्य निषेध पर जोर थोड़ा कम था। इसलिए हमने कहा कि इस विभाग का दोनों काम, और प्रमुख काम मद्य निषेध है, और जो हम टैक्स लगाते हैं या कई प्रकार के सेस लगाते हैं वो इसी दृष्टिकोण से कि शराब को और महंगा किया जाए और शराब लोगों की पहुंच के बाहर हो जाए, कम लोग शराब पिए, क्योंकि शराबबंदी यहाँ लागू नहीं गई। तो मद्य निषेध पर जोर फिर से प्रारंभ हो 2011 से, और अनेक प्रकार के कार्यक्रम तब से आयोजित किए जाते हैं। और इसी प्रकार के कार्यक्रम में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी दीदियां इस काम को अगर अपना लें तो मद्य निषेध लागू करने में बहुत सहूलियत होगी, एक वातावरण का निर्माण होगा। और आज मुझे खुशी हुई कि 2 ग्राम से आई हुई दीदियों ने आप बीती सुनाई, अपना अनुभव बताया कि क्या क्या उनके गांव में हुआ। शराब की दुकान थी और उसके चलते किस प्रकार से उसका कुप्रभाव गांव पर पड़ा, और दरअसल महिलाओं के लिए यह एक बहुत ही कंसर्न का विषय है, उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसका दुष्प्रभाव सबसे अधिक महिलाओं पर पड़ता है।
और खास करके गरीब लोगों में शराब पीने की जो प्रवृत्ति पैदा हो रही है, और अगर ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो जाती है तो एक लत है, और उसके बाद उनके पास जो कुछ भी कमाई का पैसा है, जिसका खर्च होना चाहिए परिवार के भरण पोषण पर, बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर, वो पैसा खर्च करने लगते हैं लोग शराब पर। शराब पीने वाले दो तरह के हैं, एक है जिनके पास संपत्तिवान है, महंगी शराब पीते हैं, अब अपने स्वास्थ्य के प्रति वे सचेत भी रहते हैं, तो सब कुछ जो कुछ भी करते हैं जानबूझकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी नहीं है कि शराब पीने से शरीर को क्या क्या नुकसान होता है, और कीमती शराब पीते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वैसे लोग एक शराब पीते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देसी शराब या देसी शराब का ही एक स्वरूप होता है मसालेदार शराब। तो ये शराब जो पीते हैं वो कम आय वाले लोग, और उनके अंदर अगर शराब की लत लगती है तो यह सिर्फ उनके स्वास्थ्य को चौपट नहीं करता, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद करता है। और हमने देखा है अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में हर जगह हमने महसूस किया है, और धीरे धीरे ये देखा है कि महिलाओं पर तो सबसे अधिक इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। घर के अंदर शांति चली जाती है, जो पैसा खर्च होता बच्चों के ऊपर वो पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, खर्च करने के लिए वो पैसा उपलब्ध ही नहीं रहता है, क्योंकि वो पैसा शराब पर खर्च हो जाता है। महिलाएं भी अगर कुछ कमाती हैं, पैसा लाती हैं, तो स्वाभाविक है कि उस पर भी शराब पीने वाला जो परिवार का में पति है वो उसको हथिया लेता है, तो परिवार की भी हालत खराब। और अभी तो स्वयं सुना कि अगर शराब की दुकान है तो उसके बाद किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, खासकर महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, और किस तरह की परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। तो मद्य निषेध दिवस के आयोजन के बाद ही हमने ये कहा था कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सतत अभियान चलना चाहिए, और हमने देखा था कि कुछ जगह महिलाएं इसके खिलाफ अभियान चलाती, तो मैंने उनकी प्रशंसा की कि जो अभियान चलाती है ठीक करती है। और स्वयं सहायता समूह का जहां गठन हो गया जिन गांवों में, वहां जो महिलाओं में एक चेतना आई, अभी आप लोगों ने यहाँ बैठे हुए, हमारी छात्राएं भी हैं, अन्य लोग भी हैं, कलाकार भी बैठे हैं, सब लोग देखिए कि गांव में रहने वाली महिला जो पढ़ना लिखना भी नहीं सीख पाई अपने बाल्यकाल में, और वो स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ने के बाद कितनी सचेत होती है, और सक्रियता के साथ अगर उनको ऐसा कुछ लगता है कि इस पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए तो कार्रवाई करने के लिए आगे आती है। मैं तो चाहता हूं, और ये स्वयं सहायता समूह पर मेरा जोर देने के पीछे मकसद यही है कि अगर गांव की महिलाएं संगठित हो जाएंगी तो न सिर्फ उनकी समूहों के माध्यम से अनेक प्रकार की गतिविधियां होती है, उनकी आमदनी बढ़ेगी, वो बचत की प्रवृत्ति उनमें आती है, सामूहिकता का बोध होता है, और पढ़ लिख नहीं सकी लेकिन वो जानने लगती है सब बातों को। और मैंने तो देखा है अनेक जगह पर स्वयं सहायता समूह के साथ मुझको बातचीत करने का अवसर मिला है, चाहे गया हो, पूर्णिया हो या अन्य जगहों पर, तो मैंने महसूस किया है कि बैंकिंग से संबंधित मसलों के बारे में आमतौर पर पढ़े लिखे को उसकी जानकारी और समझ नहीं है, और हमने देखा कि बिल्कुल सुगमता के साथ महिलाओं ने अपनी बात को रखा। बैंक के साथ क्या कठिनाई आती है, या बैंक के साथ उनका क्या संबंध स्थापित हुआ है, किन चीज़ों के लिए उनको बैंक में जाना पड़ता है, तो हमने देखा कि इससे एक जागृति आ रही है उनमें, और उनमें
सामूहिकता का बोध जग रहा है, बचत करना भी सीख रही हैं। जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है वो नियमित तौर पर मीटिंग करती है, और जो मीटिंग होती है बारी बारी से हर एक सदस्य के यहाँ, और वो प्रोसीडिंग लिखे जाते हैं उसके, क्या मीटिंग में निश्चय हुआ, क्या मीटिंग में तय हुआ, और उनके जो हर कार्यक्रम है उसको बखूबी लिखते हैं। हमने तो स्वयं सहायता समूह का देखा, पूर्णिया में मुझको इनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। जो जन वितरण प्रणाली का काम है इनको सौंपा गया, तो आमतौर पर आप देखिए कि जन वितरण प्रणाली से जुड़े हुए जो उसके डीलर हैं वो आपको पाएंगे, आप उनको हमेशा देखिए वो कहेंगे इसमें कोई लाभ नहीं, कुछ बचता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली एक थी की दुकान पूर्णिया में, तो हमने पूछा उनसे उनकी सारी बात को देखने के बाद, समझने के बाद कि कितना बढ़िया ढंग से संचालित कर रही है। हमने पूछा कि कुछ बचत होती है, तो उन्होंने कहा कि हाँ 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में बचत। और ये बात कब की है? 2011। तो इस तरह के काम को करती है। और उसी प्रकार से हमने कहा था कि भाई आप स्वयं सहायता समूह के दीदियों को लगना चाहिए, ये शराबबंदी के अभियान को तेज करना चाहिए, शराब के खिलाफ, नशे के खिलाफ, शराब की लत के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कभी अभियान चल रहा है। अभी मुझको याद है चुनाव के पूर्व में मैं स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में गया था, और उस कार्यक्रम के मुतालिक अपनी बात कहकर बैठा ही था कि पीछे से कुछ आवाज आने लगी। तो भाई क्या आवाज आ रही है? तो मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की, तो बहुत पीछे से कुछ दीदियों ने ये कहा कि साहब शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। तो मैं तो बैठ गया था, और उसके बाद लौट कर फिर मैं माइक पर गया और कहा कि जब हम अगली बार आएंगे तो लागू कर देंगे। तो ये मेरे दिल की आवाज नहीं थी, और मैं महसूस करता हूँ एक कठिनाई है एक समय में जब इसके उत्पाद के एक्साइज के तौर पर कम राशि आती थी, और अब धीरे धीरे उस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर और दुरुस्त करने के बाद अब उससे आमदनी बहुत होने लगी, इसमें कोई शक नहीं। और सरकार के काम में सहूलियत होती है, अपना राजस्व होता है वो अपनी जगह पर है। और ये मन में दुविधा हमेशा चलता था, और हमारे मन में एक बात आती थी कि पहले भी शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन वो इफेक्टिव भी नहीं। 77 में लागू हुआ था, 77 या 78 में, लेकिन वो बहुत प्रभावकारी नहीं हुआ। तो बाद में फिर से वो शुरू हो गया और किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने ये बात कही, और मैं ये महसूस करता हूँ कि महिलाओं के जीवन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है शराब के चलन पर, खास करके ग्रामीण अंचल में हर जगह, लेकिन मुख्यतः और सबसे अधिक ग्रामीण अंचल में, और खास करके गरीब परिवारों में जो अपने श्रम के बदौलत अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, मजदूरी करके अपने घर का काम चलाते हैं, छोटी मोटी खेती है उनके पास, तो उन लोगों के जीवन में ये शराब जहर के रूप में है। तो वैसे लोगों को तो पीना ही नहीं चाहिए। अब ये पीने की आदत ऐसी है और पीने का मसला ऐसा है कि अब इसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमको तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तो हमने कहा कि आखिरकार भाई इससे क्या इसकी स्थिति है। मैं उसकी समीक्षा कर रहा था, लगातार देख रहा था कि आखिर भाई ये होता क्यों है कि 200-300 करोड़ रुपए पर है, और दूसरे राज्यों में देख रहे हैं कि इसके माध्यम से आमदनी बहुत है। तो मैं घंटों बैठा रहा, क्योंकि मैं इस विषय को जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि उस चीज से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है। इसे समझने में थोड़ा समय लगा, और समझने के बाद हमको इस बात का एहसास हुआ। हिसाब अपने यहाँ बिहार में जो हम देखते थे कि मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर,
ये तीनों एक ही के हाथ में। तो मेरे मन में उस समय बात आई कि इस चेन को ब्रेक करिए, और चेन को ब्रेक किया गया और बेवरेजेस कॉर्पोरेशन का निर्माण किया गया, और उस समय से शुरू हुआ, बढ़ते 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 500 करोड़, 700, 1000, 1200 से बढ़ते बढ़ते अब तो 3000 करोड़ को एक्सीड करें। अब 4000 करोड़ की बात है। तो एक कदम उठाने से ये हुआ। ऐसा नहीं था कि यहां पर एक्साइज से आमदनी कम हो रही थी टैक्स से, लेकिन शराब की खपत कम नहीं थी। शराब की खपत थी, कहीं और से आ जा रहा था। तो इन चीजों को लाया गया, सुधार लाया गया, तो अच्छी खासी राजस्व की आमदनी राजस्व मद में हो रही। तो ये अपनी जगह पर है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है, खास करके गरीब लोगों पर इसका जो प्रभाव है, गरीब परिवार जो बिखर रहा है, बर्बाद हो रहा है सरकार की हर प्रकार के कार्यक्रमों के बावजूद। और अभी तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बता दिया कि भाई क्या तरीका है, कैसे ये धंधा चलता है और किस प्रकार से ये लोग आगे बढ़ते हैं। ये सच्चाई है। हमने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि भाई जब ये दोनों वो जब बोल रही थी हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदी, तो हमने कहा कि डीजीपी को भी बिठा देना चाहिए ऐसे कार्यक्रम में, क्योंकि जाने तो सही लोग कि हो क्या रहा है, होता क्या है। हम चाहे कुछ भी कहें, दरअसल गांव के स्तर पर, नीचे के स्तर पर हो क्या रहा है तो जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज का प्रमाण ही मिल जाए, लेकिन ये आम तौर पर जो कुछ भी हो रहा है उससे सब लोग परिचित हैं समाज के अंदर। तो शराब का जो कुप्रभाव है, दुष्प्रभाव है हमारे जनजीवन पर, इसको मैं समझता हूं और इसलिए मैंने वो बात कही। और जो बात हमने कही है तो हम उससे पीछे हटने वाले नहीं और उसको हम लागू करें। और जब हमने उस समय अपनी बात कर दी थी, उसी समय लौट कर आते ही हमने डिपार्टमेंट को, एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा था कि इस पर एक्सरसाइज करें। तो आप जानते ही हैं, शुरू में जो बात होती है, अरे इतनी आमदनी होती है तो क्या होगा, तो कैसे होगा, तरह तरह की बात मैं चुपचाप सुनता रहता था। और अभी दोबारा जब अभी जो चुनाव संपन्न हो गया, चुनाव संपन्न होने के बाद हमने फिर से कार्यभार संभाल लिया, बिहार के जनता के जनादेश के अनुरूप, और अपना कार्यभार संभालने के तुरंत बाद मैंने यही मैसेज दे दिया और चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने बता दिया कि भाई हमने जो कहा है उस पर अमल होना है। अब इसके बारे में आप लोग पूरी तैयारी कर लीजिए। और हम भी जानते हैं कि जो करेंट ईयर है इसमें तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। इतनी समस्याएं रहती हैं जिसको गिनाया नहीं जा सकता। कई प्रकार के एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। तो मुझको भी मालूम है कि हम इस संबंध में कोई नई नीति लागू कर पाएंगे तो नए फाइनेंशियल ईयर से। लेकिन हमने कहा कि अभी पर्याप्त समय है, पूरी तैयारी कर लीजिए। और चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए और हमारे तो प्रधान सचिव क्रिकेट पाठक जी आए हैं, और सोच समझ करके हमने ये जिम्मेवारी इनको दी है कि अब इसको ये पूरी कड़ाई से और मजबूती के साथ करेंगे, जहाँ तक कोई इस जो कारोबार में कोई घपला न कर सके। और दूसरी तरफ हमारे गरीब जो झेलते हैं आज, इसके चलते जो मेरे मन में वो बात है शराबबंदी की बात, तो उसको लागू करना है। तो इस दिशा में अब अपने काम को 1-2 दिन और डिपार्टमेंट के सबको देखकर सीधे इस पर हमने कहा कि इसका एक्शन प्लान तैयार करिए। और मेरे लिए वो तारीख है 1 अप्रैल 2016 से हम इसके संबंध में नई नीति लागू करना चाहते हैं। और वो नीति ऐसी हो कि हमारे गरीब के जीवन में जो आज अंधेरा है शराब के चलते, वो समाप्त हो। और इस दिशा में काम करिए। और चूंकि इसको वर्कआउट किया जा रहा है, अभी उसकी पूरी तैयारी प्रारंभिक तौर पर की जा रही है, इसलिए आज के दिन उसके डिटेल को कहना शायद न तो संभव है और न मुनासिब, क्योंकि आज मैं कुछ कह दूं तो उसके बाद तो वो अंतिम चीज है।
इसलिए मैं कहूंगा नहीं, मैं पूरा अवसर देता हूं कि आप कीजिए, लेकिन भाई हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने जो कहा है, हम बिहार में महिलाओं के दर्द को समझ सकते हैं। हमें चाहिए तरक्की। अगर कुछ पैसे का नुकसान भी हमारे खजाने में होता है तो और चीजें वेट कर लेंगी, थोड़ा धीमी होगी, साल 2 साल प्रगति, लेकिन धीरे धीरे हम उसको एडजस्ट करेंगे। और हमको मालूम है अभी बहुत चीजें केंद्र सरकार ने जो फंडिंग पैटर्न बदल दिया है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र ने अपना अनुपात घटा दिया है और राज्यों का अनुपात बढ़ा दिया है, तो इसके चलते राज्य सरकारों पर बोझ पड़ रहा है और कतिपय महत्वपूर्ण योजनाएं, यानी जिनके इम्प्लीमेंटेशन को रोका नहीं जा सकता। अब जैसे ICDS के काम को रोका नहीं जा सकता, आंगनबाड़ी के काम, सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के जो हमारे प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रम उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जो फंडिंग पैटर्न बदल दिया है केंद्र सरकार ने और जिसकी सूचना जारी हुई, हम लोग उचित स्तर पर इसको उठा रहे हैं और इसके लिए अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं, वो अपनी जगह पर है। और दूसरी बात है कि 7वें वेतन आयोग की जब सिफारिशें आई हैं, अब उसका केंद्र सरकार करती है और फिर राज्य सरकार को करना होता है, तो इन सब चीजों को लेकर हमारे ऊपर अतिरिक्त बोझ भी है। और दूसरी तरफ ये जो आमदनी स्रोत से होती है वह भी एक समस्या है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन इन सारी समस्याओं को रखते हुए हमें अपने इस कार्य योजना पर को तैयार कीजिए, इस पर 1 अप्रैल 2016 से अमल करना। और हम चाहते हैं कि भाई गरीब घरों में खुशी लौटे, जो पैसा है उस पैसे का इस्तेमाल लोग शिक्षा पर करें, पोषण युक्त आहार पर करें, उनका भविष्य बेहतर हो। और जब महिलाएं प्रसन्न रहेंगी और महिलाएं खुश रहेंगी तो मैं जानता हूं कि जो हमारी तरक्की है वो और दुगने रफ्तार से हो सकती है। सबसे बड़ी चीज है, हम अपनी आधी आबादी की ताकत को पहचानते नहीं। हमने इसको कुछ हद तक पहचानने की कोशिश की है और इसलिए हमने स्वयं सहायता समूह पर इतना जोर दिया। स्वयं सहायता समूहों का गठन दूसरे राज्यों में पहले से शुरू हुआ। बिहार में ये काम देर से प्रारंभ हुआ, लेकिन जो काम बिहार ने प्रारंभ किया है स्वयं सहायता समूहों में जीविका कार्यक्रम के माध्यम से, वह देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने उन दिनों बिहार के मॉडल को देश भर के लिए अपनाया। अब ये बात अलग है कि उसमें भी पैसे की कटौती हो गई। खैर चलिए, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम जीविका में केंद्र कितना कटौती कर दे उससे हम प्रभावित होने वाले नहीं। हमारा जो लक्ष्य है 10 लाख समूहों का गठन करना, हम उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो एक तरफ हम समूह गठित कर रहे हैं, महिलाओं को संगठित कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महिलाएं किसी चीज को लेकर परेशान तो उनके लिए हमें अनुकूल वातावरण निर्मित करना है। और अनुकूल वातावरण निर्मित करने में शराब बाधक है, इसलिए इसको भगाना ही पड़ेगा। लोगों की पहुंच से इसको, गरीब लोगों की पहुंच से इसको भगाना पड़ेगा। वैसे तो आप कई तरह के लोग तर्क देंगे, कहेंगे साहब आप बंद तो कर दीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। अरे जब आएगा उस समय निपटा जाएगा। अभी तो लोग जो भुगत रहे हैं, इससे लोगों को छुटकारा देना है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से कर देनी है। तो आज के हमारे पटना के आर्ट कॉलेज के लोग छात्र छात्राओं ने जो सब पेंटिंग की है, स्कल्पचर का काम किया है, सब कुछ बेहतरीन काम किया है और मुझे तो बड़ी खुशी होती है। और हम तो चाहते हैं कि आर्ट कॉलेज और तरक्की करे और आगे बढ़े। आप सोच सकते हैं कि अब ये थीम बेस्ड उनकी रचनाएं हैं, तो मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं इस अवसर पर, जिन्हें भी पुरस्कृत किया गया है उनका अभिनंदन करता हूं। और अभी जो 2 गांव के स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठन के प्रतिनिधियों ने अभी भाषण दिया है, तो पाठक जी हम पहले ही कह चुके थे कि जो स्वयं सहायता समूह
यह ग्राम संगठन नशा के खिलाफ अभियान चलाएगा और इफेक्टिव अभियान चलाएगा और अपने गांव में उसको बंद करा देगा तो उनको हम पुरस्कृत करेंगे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इन 2 जगहों के प्रतिनिधि आप ही के द्वारा चयनित हैं, लाए गए हैं। इन्हों हमारी इस घोषणा के अनुरूप इनको जरूर पुरस्कृत किया जाना चाहिए ताकि ये राज्य में संदेश जाए। यानी दोनों काम करना पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है कि सिर्फ हम शराबबंदी लागू कर दें और वो बंद हो गए। शराबबंदी भी लागू करना पड़ेगा और शराब के खिलाफ अभियान भी चलाते रहना पड़ेगा। ये दोनों के संयुक्त प्रयास से हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए, ग्रामों को पुरस्कृत करना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, विभाग को धन्यवाद देते हुए, और मुझे दुख है मैं उनके शोक में शामिल हैं हमारे नए साथी मंत्री जी जलील मस्तान साहब, परिवार में कमी हो गई है कल और इसके चलते उन्होंने मुझको सूचना दी थी, मुझसे परामर्श लिया कि हम क्या करें, अब बताइए किसी के परिवार में कमी हो जाए। तो हमने कहा कि नहीं आप जाइए। तो आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनका भी पूरे तौर पर कमिटमेंट है इस बात को लेकर। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस अवसर पर आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और हमने देखा है आज समाचार पत्रों में कि अब आज के दिन तो भारत सरकार की तरफ से संविधान दिवस का आयोजन करने की बात आई। तो मद्य निषेध दिवस और संविधान दिवस में किसी भी प्रकार का आपस में कोई विरोध नहीं। संविधान दिवस के रूप में भी राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा सकता है, बिहार में भी मनाया जा सकता है, और साथ साथ मद्य निषेध अवसर। और हम ये कहेंगे विभाग को कि ऐसा नहीं हो कि 1 अप्रैल से हम लोग कोई ठोस निर्णय ले लें तो उसके बाद मद्य निषेध दिवस बन सकता है, क्योंकि इसका दोनों आस्पेक्ट है। जब तक लोगों में भी जागृति नहीं रहेगी और वाकई लोग मानने नहीं लगेंगे कि भाई ये पीना ठीक नहीं है, तब तक तो काम अधूरा है, काम को तो जारी रखना पड़ेगा। तो ये प्रवृत्ति पर काबू पाना, इसलिए ये काम करते रहना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए, और मुझे खुशी है कि दोबारा नया काम और दायित्व संभालने के बाद अगर सरकार के द्वारा किसी आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मुझको मिला तो इस मद्य निषेध दिवस के अवसर पर। अब ये 26 नवंबर की तारीख इसलिए थी कि पिछले कार्यकाल में 2010 में हमारी सरकार ने कार्यभार 26 नवंबर को संभाला, इसलिए 2011 से 26 नवंबर को इस रूप में मनाया जाएगा। तो आज भले ही 20 नवंबर को हमने कार्यभार संभाला, लेकिन मुझे खुशी है, यह भी एक कोइंसिडेंस है कि साहब हमको मौका भी मिला इस कार्यकाल में पहला किसी कार्यक्रम में जाने, तो मुझको मिल गया इस मद्य निषेध दिवस के अवसर पर। तो यह भी याद रखने वाली शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि मौर्य काल में आचार्य चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में